Good morning, all of you. Today's topic is lifting the corporate wheel. First of all, company. Company is an association of group of person which act for a common objective. कंपनी ग्रुप ऑफ पर्सन है, बहुत सारे मेंबर होते हैं उसके, जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी में पैसा लगाते हैं. बट कंपनी के मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं. कंपनी की अपनी इलीगल एंटिटी होती है और मेंबर्स की अपनी होती है. कंपनी जो भी एक्ट करती है उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, मेंबर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट और अकॉर्डिंग टू जुडिशियल, कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर कंपनी और उनके मेंबर को अलग अलग नहीं माना जा सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉरपोरेट विल होता क्या है? एक कंपनी का मेन करेक्टरिस्टिक होती है, प्रिंसिपल होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ये कहता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स की अलग अलग लीगल एंटिटी होती है. कंपनी जो भी एक्ट करती है उसके लिए मेंबर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती. वो होता है कॉरपोरेट विल, जो इस प्रिंसिपल है, जो ये सेपरेट लीगल एंटिटी इसको एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है, उसको कहते हैं हम कॉरपोरेट विल. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक केस है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का. सोलोमन क्या था? सोलोमन एक पर्सन था जिसने अपनी बिजनेस सोलोमन एंड कंपनी बनाई, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बनाई ये कंपनी, और उसको अपना सारा बिजनेस सेल कर दिया. कैसे सेल किया? 30,000 पाउंड में सेल किया, जिसमें 20,000 पाउंड के शेयर थे और 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स थे. उसमें अपना उसने सारा 30,000 पाउंड में सेल कर दिया सोलोमन ने अपना बिजनेस, जिसमें 20,000 पाउंड के तो शेयर्स थे और 10,000 पाउंड के क्या थे? डिबेंचर्स थे. उसने सोलोमन एंड कंपनी के 7 मेंबर थे, जिसमें एक सोलोमन था, एक उसकी वाइफ थी, एक डॉटर थी और चार डॉटर थी, एक उसका सन था. मतलब 7 मेंबर टोटल थे सोलोमन एंड कंपनी के. और उसने अपना सारा बिजनेस उस कंपनी को सेल कर दिया. वो सारा किया. 20,000 पाउंड के शेयर थे और 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स थे. सारे शेयर सोलोमन के पास थे. इसके अलावा 10,000 के जो डिबेंचर्स थे वो सोलोमन के पास थे. अब 1 साल के अंदर जो ये कंपनी थी ये बंद हो गई. सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बंद हो गई, नहीं चल पाई. इस सिचुएशन में जब वो बंद हुई उस टाइम पर कंपनी के पास 6,000 के एसेट्स थी, 6,000 की एसेट्स थी. इसके अलावा 10,000 के अनसिक्योर्ड डिबेंचर थे. अनसिक्योर्ड डिबेंचर थे. उस सिचुएशन में क्या हुआ? अब सबसे पहले अब 6,000 एसेट का जब कंपनी बंद हुई उस टाइम पर सबसे पहले 10,000 पाउंड के जो ये डिबेंचर थे सोलोमन का, इसको पे किया गया. अब इसके ऊपर केस हो गया कि सबसे पहले सोलोमन तो वही पर्सन है जिसने सोलोमन एंड कंपनी बनाई है. तो उस सिचुएशन में सबसे पहले 10,000 डिबेंचर्स, जो 10,000 के एक्सटर्नल डिबेंचर थे, मतलब एक्सटर्नल लोगों ने जो पैसे लेने थे उनको पेमेंट दी जाए. पर इस सिचुएशन में जो फैसला जजमेंट आई है उसमें क्या कहा गया कि सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी दोनों अलग अलग हैं. तो जो भी एसेट्स बची है 6,000 की, उसमें सबसे पहले पेमेंट जो सिक्योर डिबेंचर्स हैं 10,000 पाउंड के जो सिक्योर डिबेंचर है उनको पेमेंट की जाएगी. मीन्स सोलोमन को पेमेंट की जाएगी. उसके बाद अगर कुछ बचता है तो अनसिक्योर्ड की बारी आएगी. बचा तो कुछ नहीं, 6,000 का तो उसी में पे हो गया. तो ये केस की जजमेंट आई थी. तो इससे डिफाइन किया गया कि जो कंपनी है और जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. ये तो होता है कॉरपोरेट विल. एक सेकंड प्रिंसिपल है जिसमें कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट अ सिटीजन. कंपनी कोई सिटीजन नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसा पर्सन जिसको हम देख सुन नहीं सकते. कंपनी के ना खुद. अब कंपनी की क्या होता है कि एक सील होती है, कॉमन सील होती है जिसको कंपनी यूज़ करती है. स्टैंप होती है, कोई भी पेपर होता है उस पर कंपनी के सिग्नेचर नहीं होते बल्कि वो सील लगाई जाती है. और जो उसके मेंबर अपना मैनेजमेंट होती है उनके सिग्नेचर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के सिग्नेचर्स होते हैं उनके. ठीक है. बट कंपनी के अपने कोई साइन नहीं होते, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. अब इस सिचुएशन में जो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल डिफाइन कर रहा है कॉरपोरेट विल का, कॉरपोरेट विल किसको कहते हैं? जब कंपनी और उसके मेंबर्स की एंटिटी को अलग अलग माना जाता है लीगली. बट जब उसी एंटिटी को अलग अलग मानने के साथ साथ ये कह दिया जाता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो उसका खुद की एक्चुअल में एग्जिस्ट
कंपनी एग्जिस्ट करती है बट आर्टिफिशियल वे में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो कोई सिटीजन नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉरपोरेट व्हील था उसका पर्दा उठ जाता है, लिफ्टिंग द कॉरपोरेट व्हील कहते हैं उसको, ठीक है। कॉरपोरेट व्हील मीन्स कंपनी एंड मेंबर्स आर डिफरेंट, है ना, सेपरेट होते हैं, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं। बट सेकंड में क्या कह रहा है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अगर वो कहीं पर गलत होते हैं, कहीं पर ये देखा जाता है कि उस डिसीजन के लिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा के उसके मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, तो उस सिचुएशन में लिफ्टिंग द कॉरपोरेट व्हील हो जाता है, यानी कि जो कॉरपोरेट व्हील का समामेलन का जो पर्दा है उसको हटा दिया जाता है और जो वो पर्सनस होते हैं उनको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए ठहराया जाता है। ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब है लिफ्टिंग द कॉरपोरेट व्हील के प्रिंसिपल, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल, ये वो रीज़न, प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये वो रीजंस और सिचुएशंस हैं जहाँ पर लिफ्टिंग द कॉरपोरेट व्हील, जो कॉरपोरेट व्हील का पर्दा है वो उठ जाता है, ठीक है। मतलब कॉरपोरेट व्हील क्या कहती है कि कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग हैं, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर उसके मेंबर्स को और कंपनी को अलग अलग नहीं समझा जाता, बल्कि यही समझा जाता है कि जो कंपनी ने डिसीजन लिए हैं वो एक्चुअल में उसके मेंबर ने लिए हैं और मेंबर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं? फर्स्ट है अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1950 आया। इसके अंडर क्या किया गया, जो इंडियन कंपनी एक्ट था उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविज़न दिए गए जिसमें इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशंस हैं, जो बिलो सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस में कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि जो भी कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन लिए गए हैं वो उन मेंबर के लिए थ्रू लिए गए हैं, उन मेंबर्स को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, उस चीज़ के लिए ठहराया जाएगा। फर्स्ट कौन सी सिचुएशन है? फर्स्ट सिचुएशन है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 2 एंड पब्लिक कंपनी में 7। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 2 और पब्लिक कंपनी में होने चाहिए 7। इन दोनों सिचुएशंस में अगर मेंबर्स की जो नंबर है वो कम हो जाते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर रह जाते हैं, एक ही रह जाता है, और पब्लिक कंपनी में 7 से कम रह जाते हैं, और उस सिचुएशन में भी कंपनी मिनिमम 6 मंथ तक बिजनेस करती है, मिनिमम 6 मंथ्स तक बिजनेस करती रहती है, अपनी कंपनी चलाती रहती है, तो उस सिचुएशन में जो मेंबर्स होते हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे। मतलब जो हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट है अपना इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर जो नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर डिफाइन किए गए हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 2 और पब्लिक कंपनी में होते हैं 7। इन दोनों ही सिचुएशन में अगर मेंबर इन दोनों से कम हो जाते हैं, 2 से कम या 7 से कम रह जाते हैं, और कंपनी फिर भी उस सिचुएशन में भी कंपनी 6 मंथ तक कंपनी काम करती रहती है, मिनिमम 6 मंथ तक तो करती ही है, तो उस सिचुएशन में जो उसके मेंबर्स होते हैं, उस सिचुएशन के बाद मतलब मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर कम होने के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मेंबर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी की तो कंडीशन ही खत्म होगी, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी उस सिचुएशन में। नेक्स्ट है बी, फॉर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए भी जो कॉर्पोरेट बिल का पर्दा है उसको उठा दिया जाता है, लिफ्ट अप किया जाता है। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरह होल्ड कर रही है, एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी का मैनेजमेंट भी रहता है, कंट्रोल भी रहता है, उस सिचुएशन में कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाती है और दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। जब किसी कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं तो वो कंपनी होल्डिंग होती है, और सेकेंडली आ जाती है सब्सिडरी कंपनी। बट होल्डिंग कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी है, सब्सिडरी कंपनी की अपनी अलग एंटिटी है। दोनों बेशक होल्डिंग कंपनी इसको होल्ड कर रही है सब्सिडरी कंपनी को, बट इस सिचुएशन में भी होल्डिंग कंपनी अलग है और सब्सिडरी कंपनी अलग है, दोनों की अपनी अपनी लीगल एंटिटी है। बट अगर कहीं पर भी ये लगता है कि इन दोनों कंपनी में
एक दूसरे के प्रॉफिट को कम करने के लिए, लॉस को ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं या कुछ भी फ्रॉड हो रहा है इनके रिलेशनशिप में, तो उस टाइम पर इनका रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, रिलेशनशिप को एग्जैक्टली पता करने के लिए कि एक्चुअल में होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की कैसे होल्डिंग कंपनी है, कितने शेयर्स हैं, क्या सिचुएशन है, उन सारे रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे मतलब इन लिफ्टिंग जो वो लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है सिचुएशन थर्ड, इन्वेस्टिगेशन द वर्क ऑफ द कंपनी। कंपनी के वर्क को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कंपनी का एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है और उस ऑब्जेक्ट क्लोज में जो भी चीज़ डिफाइन होती है, जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, लिखा होता है, कंपनी को उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए काम करना पड़ता है। बट अगर कोई कंपनी उससे हटकर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से हटकर कुछ काम कर रही है या ऐसा कुछ काम कर रही है जो फ्रॉड होता है या किसी को भी मिसगाइड करने के लिए कोई काम किया जाता है, तो उस सिचुएशन में उसके मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। यानी कि जब कंपनी का काम उसके ऑब्जेक्टिव को लीगली या इलीगली डिफाइन नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन में कंपनी के वर्क को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉर्पोरेट बिल का पर्दे को उठा दिया जाता है। मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्लोज में कंपनी का ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो क्या है, और एक्चुअल में कंपनी जो काम कर रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर दोनों में सिमिलरिटीज़ नहीं है या दोनों की सिचुएशन में ऐसे लगता है कि कुछ भी मिसकंसेप्शन है या फ्रॉड है, मिसगाइड है, किसी भी मेंबर को मिसगाइड करने के लिए ऐसा किया गया है, या कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में जो शेयर्स हैं उनको सेल करने के लिए ऐसा किया है मार्केट में, कुछ भी ऐसे शेयर्स की मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए, कुछ भी ऐसे सिचुएशन में कुछ भी ऐसा गलत काम होता है, फ्रॉड होता है, तो उस टाइम पर भी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, कंपनी उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट इज द इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, कोई भी ऐसी कंडीशन, फर्स्ट में क्या था कि जो वो काम कर रही है कंपनी वो उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं करता, और फोर्थ कंडीशन में क्या कह रहा है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है किसी के साथ, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी के नाम से किसी के साथ फ्रॉड किया है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो फ्रॉड है, एक तरह से बिल्कुल ही वो अलग है, तो उस सिचुएशन में कोई भी इलीगल काम किया है, फ्रॉड किया है, किसी को धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए किया गया काम है, तो उस सिचुएशन में भी कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग होंगे, उन दोनों को एक नहीं माना जा सकता। फिफ्थ पॉइंट इज अ नॉन डिस्क्लोजर और मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी नेम। अगर कंपनी के नाम को मिस डिस्क्राइब किया गया है या कंपनी के नाम को डिस्क्लोज नहीं किया गया या कुछ भी गलत किया गया है, तो कंपनी मतलब जो साइन किए गए हैं, कंपनी की स्टैंप यूज़ की गई है या कंपनी के नाम वो जो कॉमन सील है वो उस पर जो कंपनी का नाम है वो गलत है, यहाँ पर भी हम मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो नेम क्लोज है उससे कंपेयर करेंगे कि नेम क्लोज में जो कंपनी का नाम वही है जो उसके रजिस्ट्रार ऑफिस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लोज में लिखा गया है। अगर नेम क्लोज से रिलेटेड नाम नहीं है, मतलब वही नाम नहीं है जो कंपनी के नेम क्लोज में है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उससे दूसरे नाम से कोई भी वो किया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट किया हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं होता, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके मेंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंपनी नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट में केस है हेंडन एंड एल्डरमैन केस, है ना। हेंडन एंड वर्सेस एल्डरमैन में क्या था कि कंपनी के एक मेंबर ने एक चेक पर साइन किए कंपनी के नाम से, बट उसने कंपनी के नाम पर, कंपनी का नाम था L&R एजेंसीज लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या था L&R एजेंसीज लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था, बट उसकी जगह उसने LR लिमिटेड वर्ड यूज़ कर लिया। कंपनी का नाम ये नहीं है, कंपनी का नाम था L&R एजेंसीज लिमिटेड, ये कंपनी का एक्चुअल नाम था, बट उस चेक पर जो कंपनी के नाम से साइन किए गए वो LR लिमिटेड के नाम से किए गए, तो ये कंपनी का मिस डिस्क्रिप्शन हुआ। इस सिचुएशन में जिस पर्सन ने साइन किए हैं वो उस चेक को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी उस चेक को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज ओनरशिप
कंपनी की ओनरशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्चुअल में कंपनी का ओनर कौन है, ठीक है, उसको देखने के लिए कि कंपनी के ओनर वहाँ के ही सिटीज़न है, उस कंट्री के सिटीज़न है या किसी अदर कंट्री के सिटीज़न है, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कंपनी की ओनरशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कंपनी के जो कॉरपोरेट व्हील है उसके पर्दे को उठा दिया जाता है। वहाँ पर भी कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग माना जाता है कि कंपनी के एक्चुअल मेंबर है कौन, कंपनी किस नाम से है और कंपनी के मेंबर्स कौन है, कंपनी के ओनर्स कौन है। उन ओनर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी ओनरशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग माना जाता है। 7th पॉइंट है फॉर नॉट रिटर्निंग एप्लीकेशंस मनी। इसमें क्या होता है, कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी का शेयर इशू के बाद कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आती है। अब वो एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आ जाती है तो कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगवाती है। बट अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास नहीं आता है, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें क्या होता है कि कंपनी के 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी ने जो इशू किए हैं शेयर, अगर उसका एप्लीकेशन मनी 90% तक कंपनी के पास आ जाती है तो कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगवाती है। बट अगर कंपनी के पास वो मनी नहीं आती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, तो कंपनी 120 डेज के अंदर, 120 डेज, पहले 120 डेज होते हैं, 120 डेज के अंदर कंपनी को वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया उसको रिटर्न करना पड़ता है, उस एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पहुंचा, कंपनी का जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइडेड था वो कंपनी के पास नहीं आया है शेयर इशू करने के बाद, तो कंपनी ने जितना भी पैसा आया उसका 120 डेज में उसको रिटर्न करना है। अगर कंपनी 120 डेज के अंदर नहीं देता है तो इसमें 10 डेज की ग्रेस दे दी जाती है और अब ये 130 डेज हो जाते हैं, यानी कि 130 डेज के बाद ग्रेस देके 130 डेज हो गए, 130 डेज के अंदर उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन को वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है। बट अगर इस कंडीशन में 130 डेज में भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिटर्न नहीं किया गया तो उस टाइम पर सेबी की गाइडलाइन आती है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन एट रेट 15% रेट है, 15% रेट के इस रेट पर जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिटर्न करेंगे। पहले कंपनी रिटर्न करेगी, कंपनी ने एप्लीकेशन शेयर इशू किए, एप्लीकेशन मनी मंगवाई, बट एप्लीकेशन मनी नहीं आई, पहुंची नहीं, इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया। उस सिचुएशन में 120 डेज कंपनी को दिए जाते हैं कि वो वापस करें, फिर उसके बाद ग्रेस देकर 10 डेज ऐड कर दिए जाते हैं, 130 डेज दे दिए जाते हैं। बट 130 डेज के अंडर भी नहीं अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिटर्न किया जाता है तो सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 15% रेट पर उसके मेंबर उस सब्सक्रिप्शन को रिटर्न करेंगे पर्सनली। 8th पॉइंट है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रोस्पेक्टस जब शेयर इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी का इंट्रो होता है, उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी कितनी होगी, ये होता है एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, अलॉटमेंट कितना मंगाया जाएगा, फर्स्ट कॉल, उसके मेंबर्स कौन है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव का है, ये सारा कुछ डिफाइन होता है। बट अगर उसमें कुछ भी मिस स्टेटमेंट होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो उसको नहीं डिफाइन कर पाती, कंपनी के साथ नहीं रिलेट करती, तो उस सिचुएशन में उस प्रोस्पेक्टस पर जिन मेंबर्स के साइन है वो पर्सनली उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये हमारे 8 पॉइंट थे अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट अंडर स्टिचुरी प्रोविज़न आता है जिसमें कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये वो सिचुएशन है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग माना जाता है। सेकंड है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आती है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंदर वो कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू। अगर टैक्स बचाने के लिए, टैक्स को कम दिखाने के लिए या टैक्स पे ना करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कुछ फ्रॉड करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, उसके मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस कंडीशन में कंपनी को और उसके मेंबर्स को अलग अलग माना जाएगा कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग हैं। जैसे इसमें एक केस आया रीसर्डिंशो मैकेनिज पेटिट। ये पर्सन क्या करता था, उसकी जितनी भी इनकम होती थी डिविडेंड और इंटरेस्ट से होती थी। अब उस पे टैक्स पे करने के बजाय उसने एक
4 कंपनीज बोल दी और उन 4 कंपनी में अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट दिखा दी। और जो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट दिखाने के बाद जब कंपनी उसको पे करने लगी तो उसने उसको लोन दिखा दिया, मतलब उसने अपनी जो इनकम थी वो एज अ लोन दिखाया कि मैंने इनसे लोन दिया है। तो जो उसने उस टाइम पर वो जो 4 कंपनियां थी उनकी अलग एंटिटी ना मानकर उनको वही पर्सन माना गया कि रिसर्डिंशो मैकेनिस पेटिट ने टैक्स बचाने के लिए इलीगली जानबूझकर कंपनी बनाई है और उसमें फ्रॉड कर रहा है। तो उस सिचुएशन में कंपनी को अलग माना गया और उसके मेंबर्स को अलग माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इनप्रॉपर कंडक्ट। अगर फ्रॉड को छुपाने के लिए या कुछ इम्प्रॉपरली कुछ काम किया गया है उसको छुपाने के लिए अगर कुछ ऐसा किया गया है, कंपनी बनाई गई है, तो उस सिचुएशन में भी कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग माना जाएगा। जैसे जॉन्स वर्सेस लिपमैन का केस है। इस सिचुएशन में क्या था, एक पर्सन था जिसने जॉन एक पर्सन था जिसने लिपमैन को अपनी लैंड सेल की थी। ठीक है, अब देखो ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ऐसा कोई कंपनी किस यहाँ पर कंपनी किस पर्पज से बनाई गई है, किसी फ्रॉड को या इम्प्रॉपर काम कोई गलत काम को दिखाने के लिए कंपनी करने के लिए कंपनी बनाई गई है। वही उस केस में है जॉन्स एक पर्सन था जिसने लिपमैन को कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको अपनी लैंड सेल कर देगा, बट बाद में उसका मन बदल गया, उसने अपनी लैंड को सेल करने का कैंसिल कर दिया कि मुझे सेल नहीं करना, बट वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में था तो उसको सेल करनी पड़नी थी। इस सिचुएशन में जॉन्स ने क्या किया, उसने एक कंपनी बनाई और अपनी कंपनी उस लैंड अपनी जो लैंड थी उस कंपनी को सेल कर दी। एक तरह से वो कंपनी किसकी थी, जॉन्स की थी, उस कंपनी के नाम से उसने वो लैंड उसको सेल कर दी जॉन्स ने, और वो उसी के पास रहेगी। अब इस केस में ये देखा गया कि जॉन्स ने उस कंपनी को किस लिए बनाया, लिपमैन के साथ फ्रॉड करने के लिए, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको तोड़ने के लिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना करने के लिए वो कंपनी बनाई थी। तो इस सिचुएशन में उस कंपनी को गलत माना गया और कंपनी और जोन्स को एक ही पर्सन माना गया, उनकी लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के कैरेक्टर को एनिमी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस आया डेमलर लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये जर्मनी की कंपनी थी जो इंग्लैंड में काम कर रही थी, जर्मनी की कंपनी थी, इंग्लैंड में काम कर रही थी, प्रॉपरली काम कर रही थी, कोई सिचुएशन नहीं था, कंपनी किसी गलत पर्पस के लिए नहीं बनाई गई थी, कोई गलत काम कर नहीं रही थी, किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी और इंग्लैंड में वॉर स्टार्ट हो गई। तो उस सिचुएशन में जो इंग्लैंड गवर्नमेंट थी उसने जर्मनी की उस कंपनी को एनिमी कंपनी घोषित कर दिया कि एनिमी कंपनी है ये। अब उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखी गई और उसकी एक्टिविटीज़ को उस कंपनी को बंद कराया गया। अब देखो थी वो कंपनी अलग नाम से काम कर रही थी, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी थी, उस नाम से काम कर रही थी, बट जर्मनी कंपनी होने की बजाय जो उसके, अब वो जर्मनी कंपनी क्यों थी, क्योंकि इस कंपनी के जितने भी शेयर थे वो जर्मनी के जो सिटीजन थे, जर्मनी के जो लोग थे उनके पास थे वो शेयर, तो उसकी जो ओनरशिप है इस तरह से वो जर्मनी के पास थी, जर्मनी लोगों के पास थी, उसकी शेयर थे तो ओनरशिप भी उसी के पास होगी। तो यहाँ पर जो जर्मनी कंपनी थी वो एक एनिमी कंपनी मानी गई और उसकी एक्टिविटी को बंद कराया गया। ये 3 पॉइंट थे जुडिशियल एक्ट के, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के। टोटल 8 पॉइंट थे हमारे फर्स्ट पॉइंट में, और थर्ड है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में ये टोटल 11 पॉइंट हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि कंपनी, ये वो सिचुएशन डिफाइन करते हैं जहाँ पर कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग नहीं माना जाता, बल्कि वो दोनों को एक ही माना जाता है और उसके मेंबर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। नेक्स्ट है एक लास्ट पॉइंट है कंपनी के इंट्रोडक्शन में, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। कंपनी क्या है और पार्टनरशिप फर्म क्या है।
कंपनी भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप में भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, मेंबर होते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट जो कंपनी को अमेंडमेंट के करके नया एक्ट बनाया गया, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 उसके अंडर आता है। और पार्टनरशिप फॉर्म आती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब है नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं और 7 होते हैं पब्लिक कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम होते हैं 200, मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। इसी तरह पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 20, बट इन केस इन बैंकिंग कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 10। थर्ड है सेपरेट एंटिटी, कंपनी और उसके मेंबर्स की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। लाइबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है कंपनी की फेस वैल्यू शेयर्स तक, जितने उन्होंने शेयर्स परचेज किया उन शेयर्स की जितनी फेस वैल्यू होगी उतना ही उनको पे करना है, उतनी उनकी लाइबिलिटी बनती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। जबकि इंडियन अपना पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उनको पर्सनली भी उनको जो उनके क्रेडिटर्स होते हैं उनको पे करने के लिए पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। मैनेजमेंट, कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं और जो उसके मेंबर होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि पार्टनरशिप फर्म में मैनेजर और मैनेजमेंट दोनों एक ही होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफ़र में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, फ्रीली कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर किसी को अपना इंटरेस्ट किसी अदर पर्सन को शेयर करना है, एक पार्टनर को, उसको सारे पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उन सबकी सहमति होने के बाद ही वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर पाएगा। ऑडिट, कंपनी एक्ट ऑडिटिंग कंपनी का कंपलसरी है, ऑडिटिंग कंपलसरी बाय कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की ऑडिटिंग कंपलसरी होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं होती। ये कुछ पॉइंट हैं जो हमारे पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, नाउ हियर इज सम क्वेश्चन, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितना भी आज का लेक्चर हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ ये क्वेश्चंस हैं, उसी में से है। फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम मेंबर इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 7, थर्ड इज 10, फोर्थ इज 20। सेकंड इज द मैक्सिमम मेंबर इन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म, बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? फर्स्ट इज 5, सेकंड इज 50, थर्ड इज 12, फोर्थ इज 10। थर्ड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिटर्न न करने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है? फर्स्ट इज 10%, सेकंड इज 5%, थर्ड इज 15 एंड फोर्थ इज 12%। ओके।